हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि पीसीएस में। मैं हूं केवल आपके सामने और आप देख रहे हैं टारगेट यूपीपीएससी 2023 करंट अफेयर रिवीजन सीरीज। करंट अफेयर के सारे महत्वपूर्ण खंडों को हम कवर कर चुके हैं। गिने चुने 8-9 वीडियो हैं, आपने देख लिए होंगे। नहीं देखे हैं तो अभी भी परीक्षा के पहले आप उसे देख सकते हैं, 1-2 बार स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं किसकी? उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के बारे में। किस तरह से बात करेंगे? दरअसल इसे हम एक नजर में देखेंगे। एक नजर में हम क्यों देखेंगे? क्योंकि एक नजर में ही देखने का हमारे पास वक्त है, बहुत गहराई में जाने का वक्त नहीं है। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण हो सकता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम पूरे आर्थिक सर्वेक्षण को एक नजर में बहुत सीमित समय में कवर करने का प्रयास करेंगे, जिससे महत्वपूर्ण प्रश्न बनने की संभावना है। तो इसी के साथ ही यह वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर एक अर्थव्यवस्था क्या होती है। किसी देश की समस्त आर्थिक क्रिया उस देश की अर्थव्यवस्था है। अब देश की अर्थव्यवस्था है, तो जब मैंने आपसे कहा कि देश की मतलब कि अर्थव्यवस्था कभी अकेले नहीं आएगी, यानी कि जो इकोनॉमी है इसके पहले कुछ लगा रहेगा। किसी देश को हम कह सकते हैं जैसे कि इंडियन इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी, पाकिस्तान की इकोनॉमी। साथ में अब देश के बाद नीचे के स्तर पर और आएंगे तो राज्य की भी अर्थव्यवस्था है, राज्य की भी इकोनॉमी है, स्टेट इकोनॉमी। तो उस बात को देखने के लिए कि पूरे क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में क्या प्रगति हो रही है किसी राज्य में, इस बात को हम कैसे जान सकते हैं? इकोनॉमिक सर्वे के माध्यम से, कि अभी तक ने हमने क्या प्रगति की है, कहां तक हम पहुंचे हैं, कहां स्टैंड करते हैं। उसी के आधार पर आगे के लक्ष्य फिर हमारे तय होते हैं। तो देखिए 3 क्षेत्र होते हैं अर्थव्यवस्था में, मोटा मोटा तो आपको पता है, लेकिन चूंकि शुरुआत हम कर रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे की, तो थोड़ा सा जान लेते हैं। जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो भी जान जाएंगे, इसलिए बस थोड़ा सा रुकिए फिर आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन एवं उत्खनन आ जाता है। इस प्राथमिक क्षेत्र को कभी कभी लोग क्या कह देते हैं? कृषि क्षेत्र भी, लेकिन याद रखिएगा प्राथमिक क्षेत्र में कृषि से भी ज्यादा चीजें होती हैं। आगे देखिए द्वितीय क्षेत्र है, विनिर्माण का संबंध है इससे। विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग का काम जो भी है वो इससे संबंधित है। तृतीय क्षेत्र होता है सर्विस सेक्टर, टर्शरी। अब इसमें देखिए व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा, बैंकिंग, सेवाओं की बात आप देख रहे हैं। सारी की सारी सेवाएं किससे संबंधित हैं? तृतीय क्षेत्र से। अब यहां पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में इसे प्राथमिक क्षेत्र कहने के पीछे के उद्देश्य ये भी है कि एक बड़ी आबादी जिस क्षेत्र से जुड़ी हुई है, जिस क्षेत्र पर निर्भर है, एक बहुत बड़ी आबादी प्राथमिक क्षेत्र में लगी हुई है काम करने में। सबसे ज्यादा भारत की आबादी प्राथमिक क्षेत्र में कार्य कर रही है। अब आगे देखें, योगदान अलग अलग है। हो सकता है प्राथमिक क्षेत्र का योगदान उस नंबर पे ना हो जितनी आबादी है, तो दोनों में अंतर है, इस बात को समझ के रखिएगा। अब देश की अर्थव्यवस्था में उसकी इकोनॉमी किस तरह से ग्रो कर रही है, क्या वृद्धि हो रही है, उसको समझने के लिए कुछ पैमाने बने हैं। उसी में से एक जैसे है, हम कहते हैं जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। उसी तरह से एक और है सकल मूल्य वर्धन, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस वैल्यू एडेड, जीवीए। लेकिन अगर राज्य की बात हो जाएगी तो हम क्या कहेंगे? यहीं पे स्टेट लगा देंगे तो जीएसवीए हो जाएगा राज्य के मामले में, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड। तो कभी भी अब चूंकि हम राज्य की बात करेंगे, राज्य की इकोनॉमी की बात करेंगे, तो कहीं भी जीवीए का मतलब आप क्या समझेंगे? जीएसवीए। और जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद का मतलब क्या समझेंगे? जीएसडीपी, जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है। अब यहां पे प्रोडक्ट है ना, पी का प्रोडक्शन नहीं प्रोडक्ट। अब देखिए ये जो है सकल मूल्यवर्धन, इसकी शुरुआत कब हुई? हम इसको कब से देखने लग गए? हम 2015-16 से इसको देखना शुरू किए, शुरुआत हुई। और यह जो है 2 कीमतों पर हम देखते हैं, एक होती है प्रचलित और एक होती है स्थिर। तो हम स्थिर कीमत पर देखते हैं, 2011-12 की स्थिर भाव पर देखते हैं। क्यों देखते हैं? स्थायी भाव या स्थिर भाव पे क्यों देखते हैं? उसके पीछे की वजह होती है क्योंकि जो मुद्रास्फीति होती है, यानी कि जो महंगाई बढ़ती है, उसका असर स्थिर कीमतों पर नहीं होता है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं सबसे पहले
सकल मूल्यवर्धन आखिर है क्या। हमने 3 क्षेत्रों की बात की थी। वो जो 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, उन तीनों क्षेत्रों द्वारा किया गया कुल अंतिम जो बनाया गया उत्पाद या सेवाएं हैं, उनका मौद्रिक मूल्य जो होगा वह कहलाएगा ग्रॉस वैल्यू एडेड, सकल मूल्यवर्धन। कुछ मूल्यवर्धन हुआ होगा तब जाके वो अंतिम उत्पाद या सर्विस जो भी थी वो बनी। अब देखिए इसी से मिलती जुलती परिभाषा आपको इसको भी दिखेगी, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसकी परिभाषा को देखिए, फिर दोनों में अंतर आपको बताऊं। इसमें क्या कहता है, किसी अर्थव्यवस्था या देश के लिए सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी एक निर्धारित अवधि में, अमूमन 1 साल, उस देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है। यहां पे क्या बात कही गई थी, मौद्रिक मूल्य, यहां पे कुल मूल्य की। और यहां पे आप देखें तो सीधे सीधे कह दिया है कि उस देश में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य, और यहां पे सभी क्षेत्रों द्वारा किया गया कुल अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन का मौद्रिक मूल्य। अब यहां पे देखिए आपको एक जैसा लग रहा है, लेकिन यहां पे फॉर्मूला है, जो सकल मूल्यवर्धन है यानी कि जीवीए है, वह किसके बराबर होगा, जीडीपी प्लस, अब उसमें उत्पादों पर जो सब्सिडी मिली है, जीडीपी में सब्सिडी आप जोड़ दीजिए, और जो उत्पादों पर कर है यानी कि टैक्स, उस टैक्स को जब आप जोड़ देंगे, घटा देंगे, जीडीपी में जब हम टैक्स को घटाते हैं और सब्सिडी को जोड़ते हैं तो सकल मूल्यवर्धन बनता है। ये परिभाषा की बातें थी, आपको उतना अच्छे से क्लियर नहीं आया होगा तो अब 2 मिनट और रुकिए, ये सारी की सारी बातें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। एक उदाहरण हम ले लेते हैं, सकल मूल्यवर्धन के लिए एक उदाहरण हम लेते हैं, फिर उसके बाद हम जीडीपी भी समझ जाएंगे। मान लीजिए एक गेहूं है, गेहूं का उत्पादन किए, 10 रुपए उसकी कीमत बनी, 10 रुपए किलो उसकी कीमत बनी गेहूं की। अब उस गेहूं से आटा बना लिया गया, और यह आटा हो गया कितने का, मान लीजिए 18 रुपए का आटा हो गया। कीमत कितनी बढ़ गई, +8 हो गया। वैल्यू ऐड हुई, कुछ वैल्यू कितनी ऐड हुई, 8 वैल्यू ऐड हो गई। अब देखिए 18 रुपए का ये आटा था, अब हुआ क्या कि यहां पर भी कुछ कीमत आटा से जब हम ब्रेड बनाते हैं तो बढ़ जाएगी। मान लीजिए यहां पे अब कीमत कितनी बढ़ गई इसकी, यहां पे बढ़ गई 12 रुपए, +12 हो गया। यहां पर भी ऐड हुई वैल्यू। अब ये जो वैल्यू ऐड हुई यहां पर उसको देखिए, अब यहां ब्रेड की कीमत कितनी हो गई है, ब्रेड की कीमत हो गई 18 में 12 जोड़ दिए तो 30 रुपए। 10 रुपए का गेहूं था, वैल्यू ऐड हुई 8, 18 हुआ, फिर 18 में आटे में हमने फिर वैल्यू ऐड की, 12 हो गया, और ये 30 में फिर बिका, 30 रुपए इसकी कीमत बनी, प्राइस बनी। अब बेसिक प्राइस, अब देखिए यहां पे जो हमारा एडेड वैल्यू है 8 के बाद यहां पे कितना है 12, उसके अलावा ये भी है, इसके पहले तो कुछ नहीं, 10, 8, 12 कितना हुआ, 12, 8, 20, 10, 30। अब यहां पे देखिए ये कीमत कितनी है, 30 है। यही बात जो परिभाषा में कही गई थी, देखिए अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन का मौद्रिक मूल्य ये है 30 रुपए। लेकिन ये काउंट किस तरह से होता है, जो वैल्यू ऐड हुई है इसमें, गेहूं से ऐड हुआ 10 रुपए का था 8, फिर और कितना ऐड हुआ 12, और ये सबको मिला दिए जो ऐड हुआ ये और ये पहला वाला, तो हमारी ये वैल्यू आ गई 30, और ये क्या है हमारा सकल मूल्यवर्धन है, यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड। राज्य के स्तर पर बात करेंगे तो यही हो जाएगा जीवीए, हमारा क्या हो जाएगा जीएसवीए, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड। अब जीडीपी और इसमें क्या अंतर है जीवीए में, अब देखिए 30 रुपए तो इसकी कीमत हुई। अब देखिए यहां पे जब इसे बेचा जाएगा तो बेचने के दौरान कुछ और खर्च भी होंगे, जिसे हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, रेंट हो गया, वेजेस हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे। फिर इस पे कुछ टैक्स जुड़ेगा, प्रोडक्शन टैक्स होता है, इन सारी बातों को, ये सारा टैक्स वगैरह और ये सारे खर्चे जुड़ने के बाद जो हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये सारे जोड़ते हैं तो हमें दिखता है कि इसकी कीमत कुछ और बढ़ जाती है 30 रुपए से। अब ये जो 30 रुपए से कुछ और बढ़ जाएगी, प्लस में आ जाएगी, वो आपकी जीडीपी होगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आप समझ सकते हैं इसका मतलब कि जो बढ़ गई वो ज्यादा आपको जो दिख रही है जीडीपी है, क्योंकि इसमें टैक्स वगैरह भी और बाकी फैक्टर भी ऐड हो गए हैं। तो दोनों में ये फर्क है।
अब इसको एक और नजर से देख सकते हैं, जो GVA है और जो GDP है, ये दिखाता है जो पूर्ति पक्ष है। अभी बताता हूं, पूर्ति पक्ष और GDP क्या है, मांग पक्ष को दिखाता है। मांग पक्ष की तरफ से और पूर्ति पक्ष की तरफ से जो तीनों क्षेत्र हैं, जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था की संरचना को अगर पूर्ति पक्ष की तरफ से देखना है तो GVA देखना होगा, मांग पक्ष की तरफ से देखना है तो GDP। मतलब क्या है इसका, मतलब कि आपने देखा जो GVA हमारा बना, जो कीमत ये हमने तय की थी यहां पे, ये 30 रुपए, तो ये 30 रुपए जो हमें दिखाता है कितना इधर से कीमत तैयार हुआ, जो पूर्ति पक्ष है। लेकिन मांग पक्ष के पास कितना पहुंचता है, जो ये GDP वाली कीमत है वो हमें दिखाई देती है किसके पास, मांग पक्ष के पास। इसीलिए GDP का मांग पक्ष की तरफ से जो हम पूरी अर्थव्यवस्था को देखेंगे, उसकी संरचना को, तो हमें GDP देखना होगा और GVA देखना होगा जब हम पूर्ति पक्ष की तरफ से देखेंगे। इसी को हम क्या कह सकते हैं, पूर्ति पक्ष मतलब सप्लायर, और इसी को हम या मैन्युफैक्चरर कह सकते हैं। और ये जो है कंज्यूमर, तो कंज्यूमर की तरफ से अर्थव्यवस्था को देखना है तो हम GDP देखेंगे, और सप्लायर की तरफ से अर्थव्यवस्था को देखना है तो हम GVA देखेंगे। तो अभी हाल में अब इसका, चूंकि अब इसकी शुरुआत हो चुकी है, GVA को भी देखा जा रहा है, तो हमारे इस इकोनॉमिक सर्वे में GVA आपको GSVA यानी कि ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड आपको दिखाई देगा। तो आपको पता चल गया दोनों में क्या अंतर है और किस प्रकार से इसका क्या मतलब है, वो चीजें आप समझ जाएंगे। हम इसमें क्यों देखते हैं, हम रुपए में, अंतिम में देखा जाए तो हम रुपए में देख रहे हैं, जो कुछ भी देख रहे हैं पूरी अर्थव्यवस्था को हम नाप रहे हैं तो रुपए में। क्यों, इतना सारा उत्पादन होता है, बहुत सारी चीजें बनती हैं, तो हर चीज अलग अलग तरीके से बनती है, कोई मीटर में बन रही, कोई किलोग्राम में बन रही, कोई किसी तरीके से बन रही, कोई आकार के हिसाब से उसका उत्पादन हो रहा, लेकिन उसको किसी एक इकाई से हम बराबर तरीके से उसको नापें, एक पैमाने पर लेके आए तो रुपया है। रुपए में हम उसको ज्यादा अच्छे से एक ही खांचे में बैठा सकेंगे, इसी वजह से हम रुपए में देखते हैं। अब देखिए यहां पे बात आती है कि इसकी जो शुरुआत हुई थी, इसको याद रखिएगा 15-16 में के दौरान से, और 11-12 इसका आधार वर्ष है। अब आगे देखिए, तो प्रश्न है उत्तर प्रदेश में वर्ष 2021-22 के त्वरित अनुमान के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि GSDP वृद्धि दर कितनी रही। तो स्थायी भाव की बात करें तो 9.64 और प्रचलित भाव की बात करें तो 16.76। दोनों में अंतर यही है जो मैंने आपसे बताया कि एक तरफ ये बात दिखाई देती है स्थायी भाव में कि जो मुद्रास्फीति है उसका असर इसमें नहीं रहता है, और जो प्रचलित भाव रहते हैं उसमें मुद्रास्फीति का असर रहता है, यानी कि महंगाई का असर एक तरह से रहता है। कुछ और बातें, जैसे कि यहाँ पे हम यहाँ बात करें GSDP की, तो GSDP में स्थायी भाव पर जो प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक है उसका 2021-22 में क्या वृद्धि दर रहा। तो देखिए प्राथमिक की बात करें तो 14.59%, द्वितीयक की बात करें तो 10.32%, उसके बाद हम देखें तृतीयक की बात करें तो 6.53%। ये किस पे है, स्थायी भाव पे है। लेकिन प्रचलित भाव पे बात करें तो प्राथमिक का है 16.16%, द्वितीयक का है 14.90%, तृतीयक का है 14.02%। देखिए आपसे परीक्षा में प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि कुल पूछ ले, या तो किसी एक क्षेत्र का, प्राथमिक का, द्वितीयक का, तृतीयक का पूछे, या तीनों का ही पूछ ले, और आपको अरेंज करना पड़ जाए कि किसमें किसका योगदान कितना आपको ज्यादा या कम दिखाई देता है। अगर आपको आंकड़े याद नहीं तो कम ज्यादा कितना है वो थोड़ा बहुत आप जरूर देख रहिएगा। उसके बाद देखिए अब हम बात करते हैं 2021-22 के त्वरित अनुमानों के अनुसार स्थायी भाव पर GSVA, जो सकल मूल्य वर्धन है, जो हमने बात की GSVA, अब उसमें देखेंगे आप तो GSVA में 2021-22 में प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक खंड का योगदान स्थायी भाव पर देखिए कह रहा है कितना है, 25.33, 26.74, 47.93%। ये योगदान की बात कर रहा है। आप याद रखिएगा ये योगदान की बात है, यहां पे ग्रोथ की बात हुई है, वृद्धि दर की बात हुई है, दोनों में अंतर है। जब GSDP में हम वृद्धि दर देख रहे हैं और GSVA में ये योगदान, तो योगदान देखिए प्राथमिक का 25.33% है, द्वितीयक का 26 और तृतीयक का सबसे ज्यादा योगदान है 47.93%। प्रचलित भावों पर देखिए योगदान 28.44, 24.61 और 46.95% योगदान की बात है। कुल 100 होगा अगर योगदान, तो 100 में किसका कितना हिस्सा है। उसके बाद देखिए 21-22 के त्वरित मान के अनुसार प्रदेश की निवल राज्य घरेलू उत्पाद
अब ये निवल राज्य घरेलू उत्पाद क्या है? जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है उसी में से जब हम डिप्रिसिएशन, जो जीएसडीपी है, उसमें जब हम माइनस कर देते हैं डिप्रिसिएशन यानी कि मूल्य ह्रास को जब हम माइनस कर देते हैं, जो टूट फूट हुई निर्माण के दौरान, उस टूट फूट की कीमत को हम माइनस कर देंगे तो हमारा निवल राज्य घरेलू उत्पाद निकल के सामने आएगा। यानी कि निवल राज्य घरेलू उत्पाद हमेशा सकल राज्य घरेलू उत्पाद से, जीडीपी से यानी कि हमेशा जीएसडीपी से कम होगा। तो उसमें क्या कह रहा है? उत्पाद के संदर्भ में प्रचलित भाव पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2011-12 के रुपए 32,002 से बढ़कर 2020-21 व 21-22 में 61,374 और 70,792, यानी कि 21-22 में 70,792 ये आपको दिखाई देता है जो हालिया है। अब इसमें देखिए ये क्या बात का है? प्रति व्यक्ति आय की बात कर रहा है। किस पे कर रहा है? प्रचलित भाव पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में। और निवल राज्य घरेलू उत्पाद क्या होता है अब आपको पता है, डिप्रिसिएशन हम माइनस करेंगे जीएसडीपी में, ठीक है। अब आगे देखिए कुछ अन्य जानकारी, जैसे सकल राज्य मूल्यवर्धन है, जीएसवीए जो है, उसकी प्रगति का एक विवरण देख लीजिए। कई सालों का है लेकिन हम लास्ट के 2 साल ही देख लेते हैं, बहुत है। स्थायी भाव पर हम देखेंगे और उसके अलावा प्रचलित भाव पर देखेंगे। तो देखिए स्थायी भाव पर आपको साफ साफ दिखाई देगा 2021-22 में क्या दिखता है? 9.49%। उसके अलावा यहां पर आपको प्रचलित भाव पर कितनी वृद्धि दिखती है? 14.84%। ये कितना है? 14.84। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो लिख देता हूं, यह है 9.49। अब इसमें आप देखिए 9.49 और 14.84, ये तो बढ़े हुए दिखते हैं, लेकिन इसके एक साल पहले 20-21 में हम जाएं तो ये माइनस में दिखता है, -4.95। और यहां पे प्रचलित भाव पर ये भी -3.30। ये ऐसा क्यों है माइनस में? क्योंकि आपको याद करिए वो समय था, कोरोना का दौर था, उस वक्त की मार इसमें हमें दिखाई देती है। अब सकल राज्य मूल्यवर्धन का प्रगति जीएसवीए का एक हम सेक्टर वाइज प्रगति देख लेते हैं। तीनों क्षेत्रों में अलग अलग है। जैसे प्राथमिक हम देखें तो प्राथमिक में सकल राज्य मूल्यवर्धन की बात हो रही, जीएसडीपी की बात नहीं हो रही, दोनों का अंतर आपको पता होना चाहिए। प्राथमिक में देखिए क्या दिखता है हमें? 14.59 है। फिर उसके बाद स्थायी भाव पर और प्रचलित भाव पर 16.1 है। फिर स्थायी भाव पर आप देखेंगे 10.32 है और प्रचलित भाव पर 14.9 है। तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र में 6.53 है और 14.02 है। ये प्रचलित भाव पर है, ये स्थायी पे है। तो आपने देखा आपको स्थायी भाव पर कम दिख रहा है और प्रचलित भाव पर ज्यादा दिख रहा है मुद्रास्फीति की वजह से। अब आगे देखिए स्थायी भाव पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में खंडवार। अब हम स्थायी भाव की बात कर रहे हैं। अब स्थायी भाव में हम योगदान की बात कर रहे हैं। जो हमने बात की थी ना 100 योगदान है कुल, तो 100 में से हर क्षेत्र का कितने प्रतिशत योगदान है, वहां पे हम वृद्धि देख रहे थे, यहां पे हम योगदान देख रहे हैं कि कुल कितना है। तो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र 3 क्षेत्र है। तो ये सबसे ऊपर, सबसे नीचे, फिर उसके नीचे आप जाएंगे तो यहां पे देखिए ये है प्राथमिक, ये है द्वितीयक और ये तीसरा है तृतीयक। अब देखिए इसमें जो है सबसे ज्यादा योगदान किसका दिखाई देता है? 21-22 का ही देख लेते हैं। सबसे ज्यादा योगदान कितना है? तृतीयक का है 47.92%, अपने आप में लगभग आधा हो गया। उसके बाद द्वितीयक का है 26.74%, कितना है? 26.74। अब इसमें देखिए तृतीयक का है, सॉरी प्राथमिक का कितना है? 25.33। अब ये 25.33, देखिए सबसे ज्यादा आबादी यहीं पे संलग्न है 25.33 में, लेकिन योगदान इसका तीनों में सबसे कम है। अब आगे देखिए राज्य के में प्रति व्यक्ति आय का विवरण देख लेते हैं। प्रति व्यक्ति आय के विवरण की बात हुई है यहाँ पे। तो प्रति व्यक्ति आय का विवरण स्थायी भावों पर और प्रचलित भावों पर दोनों में देख लेते हैं। तो 2021-22 का देखें, पूरा ही है आपके पास, आप सारे आंकड़े देख सकते हैं। 21-22 में कितना है? स्थायी भाव पर 42,525, इसमें भी वृद्धि हमें दिखाई देती है। और इसके पहले हालांकि माइनस में गया था पिछले साल, इस बार वृद्धि हो गई कितनी? 8.2 की। लेकिन मुख्य इतना कम से कम आपको पता होना चाहिए कि स्थायी भाव पर 21-22 में प्रति व्यक्ति इतना है, प्रचलित भाव पर प्रति व्यक्ति 70,792 है 2021-22 में, ठीक है। तो 21-22 में प्रति व्यक्ति 70,792 प्रचलित भाव पर है
और यहां पर प्रति व्यक्ति स्थायी भाव पर है 42,525। मुख्य बात यही है। अब आगे देखिए, सकल राज्य मूल्यवर्धन में वर्ष 21-22 का त्वरित अनुमान। अब 21-22 का यह जो त्वरित अनुमान है, हम जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, तीनों ही क्षेत्रों में देखेंगे। प्रचलित भावों पर देखेंगे और स्थायी भावों पर। स्थायी भाव मतलब आप समझ गए, जो आधार वर्ष 2011-12 का है। अब यहां पे देखिए, जो यहां पर हम देखने वाले हैं वो हम वृद्धि दर भी देखेंगे प्रतिशत में, कि किस क्षेत्र में कितनी वृद्धि रही है, वृद्धि दर कितना रहा और योगदान कितना रहा। जैसे कि तीनों ही क्षेत्रों, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, तीनों ही क्षेत्रों को मिला करके 100% योगदान होता है। तो 100% में से प्राथमिक के किस उप क्षेत्र में कितना योगदान रहा, द्वितीयक में, इसी प्रकार तृतीयक में। तो हमें एक पूरा अर्थव्यवस्था में किसका सबसे ज्यादा योगदान रहा, किस क्षेत्र का, ये तो दिखेगा ही, साथ में हमें ये भी दिखेगा कि किस उप क्षेत्र में किसका ज्यादा योगदान रहा, किसकी वृद्धि दर सबसे ज्यादा रही, किसकी उससे कम रही। प्राथमिक में देखिए तो 1 और 2 उप क्षेत्र हैं, कृषि, वानिकी एवं मत्स्यन और खनन और उत्खनन। इन दोनों में ज्यादा किसका है, तो इन दोनों में आप देखेंगे कि ये तो आपका वृद्धि दर जो है 11.9 है, लेकिन पहले वाले की 16.38 है, यानी कि ज्यादा किसकी है, कृषि, वानिकी एवं मत्स्यन की। अब इसमें भी सबसे ज्यादा देखिए किसकी है, ये भी देखा जा सकता है। तो इसमें सबसे ज्यादा वृद्धि दर जो आपको देखने को मिलेगी वह आपको मिलेगी फसलों की। फसलों की है 20.07। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं आपके सामने अलग अलग हैं किसकी कितनी है। कृषि, वानिकी एवं मत्स्यन 16% है, खनन और उत्खनन की तो 11.9 है। इसी प्रकार से अब योगदान देखिए, पूरे जीडीपी में जो राज्य है उसमें प्राथमिक में देखें तो कुल सारे 100 के योगदान में सबसे ज्यादा आपको दिखेगा कृषि, वानिकी एवं मत्स्यन में। कितना दिख रहा है, 27.1। और उसमें भी सबसे ज्यादा योगदान किसका है, तो फसलों का है। तो आप देख सकते हैं एक तरफ तो वृद्धि दर भी इसमें पर्याप्त देखने को मिलती है और योगदान भी इसमें ज्यादा देखने को मिलता है फसलों में। उसके बाद ये प्रचलित भाव है। स्थायी भाव में देखें तो स्थायी भाव में भी अब वृद्धि दर सबसे ज्यादा आपको देखिए किसमें मिलेगी, पहले वाले में, यानी कृषि, वानिकी एवं मत्स्यन में भी। उसके उपक्षेत्र कौन से, फसल में आप देखें तो ये आपको मिलेगी 18.17, ये आपको सबसे ज्यादा मिलेगी। उसके बाद योगदान में देखें तो देखिए सबसे ज्यादा किसकी है, सबसे ज्यादा भी आपको यही दिखेगी, सॉरी हाँ यही दिखेगी। तो आप देखें तो इस हिसाब से किस तरह से किसका ज्यादा योगदान है, किसकी वृद्धि दर ज्यादा है, ये आपको आइडिया लग गया, आप समझ गए, आपसे पूछा जाएगा तो आपको पता रहेगा। अब इसमें बात आती है फिर दूसरे नंबर, तीसरे नंबर। तो मुख्य रूप से पहला तो अभी आपको पता होना चाहिए, पहला दूसरा कौन है, प्राथमिक क्षेत्र की बात हो रही है। अभी हम द्वितीयक को भी देखेंगे। अब द्वितीयक में चलिए आते हैं। द्वितीयक में आप देखिए प्रचलित भावों पर सबसे ज्यादा वृद्धि दर आपको किस में दिखती है, आपको विनिर्माण में दिखती है 20.95। योगदान देखिए तो योगदान भी अर्थव्यवस्था में इसका जो है 12.25। सबसे ज्यादा तो आपने देख लिया था। उसके बाद इधर भी आप देख रहे हैं, द्वितीयक में भी देख रहे हैं। और सब में ये जो योगदान प्रतिशत का है, ये तो सबका मिला के 100 होगा, तो सबसे ज्यादा किसका है वो आपको दिख जाएगा। टोटल 100 में सबसे ज्यादा किसका है, जैसे कि यहां पे आपको दिखा था कृषि, वानिकी एवं मत्स्यन में 27% है। उसमें भी फसलों का कितना है और प्राथमिक का कुल कितना है, ये भी आपको दिख गया। इसी तरह से आपको स्थायी भाव पर भी कुल दिख गया। अब इसमें भी सेम इसी तरह से द्वितीयक में आप देखेंगे तो कुल योगदान भी 24.61 है, जिसमें से आपको सबसे ज्यादा कहां दिखाई देता है, तो विनिर्माण में दिखाई देता है। और उसके अलावा यहां पर वृद्धि दर आपको दिखती है विनिर्माण में। स्थायी भाव पर देखें तो स्थायी भाव में अब कुल योगदान की बात करें जीडीपी में 26.76% है, 26.76 है ये। अब यहां पे देखिए 25.33, मतलब विनिर्माण का थोड़ा सा ज्यादा है। यहां पे योगदान 28.44 और यहां पे आपको 24.6। अब यहां पे आपको एक और तस्वीर देखनी होगी तीसरे वाले की, यानी कि तृतीय क्षेत्र की। तृतीय क्षेत्र में आप देखें तो योगदान किसका आपको सबसे ज्यादा दिखाई देता है, देखिए 6, 1, 3, 1, 3, ये मिला आपको 14%। इसका योगदान, इस 9 नंबर वाले का योगदान सबसे ज्यादा यहां पे दिखता है। उसके बाद फिर देखिए आगे कौन है, उसके बाद है 14 से कम कौन सा होगा, ये 7.0 है, लोक प्रशासन और रक्षा में। अब इसके अलावा देखें वृद्धि किसमें आपको दिखती है, वृद्धि आपको दिखेगी अन्य साधनों द्वारा परिवहन में, इसमें सबसे ज्यादा दिखाई देती है। इसी तरह से अब स्थायी भाव पर देखें
तो योगदान किसका सबसे ज्यादा आपको दिखाई देता है? तो योगदान देखिए ये आपको यहीं पे दिखेगा 13.02, वही 9 नंबर के लिए। और इसी के साथ ही आप जब कुल देखते हैं दोनों में, प्रचलित भाव पर कुल 46.95 और स्थायी भाव पर 47.92, तो सबसे ज्यादा आपको दिखेगा। देखिए प्रचलित भाव पर 46.95, तृतीयक में, द्वितीयक में 24.61 और प्राथमिक में 28.44। अब इसी तरह से यहां पे आप देखें तो स्थायी भाव पर प्राथमिक 25.33, द्वितीयक में 26.74 और तृतीयक में सबसे ज्यादा 47.92। तो किसका क्रम कितना ज्यादा है, किसका योगदान कितना है, किसका कम है, इसका मोटा मोटा आइडिया आपको हो गया है, प्रश्न में आपसे बन जाएगा। आगे देखें, राज्य की कुल राजस्व प्राप्ति की बात करें तो एक तो राज्य का जो कर होता है, शुल्क होता है, उसके अलावा कुछ ब्याज वगैरह होते हैं, खनन वगैरह से प्राप्ति होती है, जिसे हम राज्य करेत्तर राजस्व बोलते हैं। उसके अलावा जो केंद्रीय कर होते हैं उसमें हिस्सा होता है राज्य का जो, उसके अलावा जो केंद्र सरकार के द्वारा कुछ अनुदान सहायता दी जाती है कभी कभी राज्यों को, उन सबको मिलाकर के राज्य की कुल राजस्व प्राप्ति हम अगर देखें तो आपको दिखाई देगा 2021-22 और 22-23 का अनुमान हम देख लेते हैं। 21-22 का अनुमान यह कहता है कि 3,78,731.4 करोड़ रुपए में। अब 2022-23 का अगर अनुमान देखें तो 4,99,212.71 करोड़, यह हमारा राजस्व प्राप्ति का अनुमान है। अब आगे देखिए, अनुमान के साथ साथ हम थोड़ा सा देख लेते हैं जो राजस्व है उसके घटक कहां से, यानी कि सबसे ज्यादा हमें राजस्व मिल कहां से रहा है। तो आप देखें सबसे ज्यादा जो हमें मिलता है, एक तरफ से देखें स्टैंप व पंजीकरण शुल्क, विद्युत कर, राज्य उत्पाद शुल्क, भू राजस्व, मूल्य संवर्धित कर, वस्तु एवं सेवा कर, वाहन कर। इसमें सबसे ज्यादा हमें मिलता है वस्तु एवं सेवा कर, यानी कि जीएसटी से, और जीएसटी का हिस्सा कितना है, ये वाला है 40%। तो सबसे ज्यादा कर राजस्व कहां से मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं जीएसटी से 40% राज्य को, जो राज्य की राजस्व प्राप्ति है 40% जीएसटी से हो रही है। अब आगे देखिए, कुल राजस्व प्राप्तियां एक तरफ आपको दिख जाएंगी और कुल राजस्व व्यय दिख जाएंगे। तो राजस्व प्राप्तियां 4,99,212.71 करोड़ रुपए। उसके अलावा राजस्व व्यय की बात करें 2000 जैसे 21-22 का 3,56,624.21 और 22-23 में 4,56,089.01 करोड़ रुपए। तो ये जो सबसे नीचे वाला है ये आपका जो है राजस्व व्यय है, और ये सबसे नीचे वाला जो है ये राजस्व प्राप्ति है वर्ष 2022-23 के अनुमान में। अब आगे देखिए, कुछ और प्रश्नों को लेके आते हैं। जो अब हम कुछ ऐसे प्रश्नों को देखेंगे इसी आर्थिक सर्वेक्षण में जिनका जिक्र हुआ है, जैसे कि स्टैंड अप इंडिया योजना में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। सीधी सी बात है, अगर मैं इस तरह से बात कर रहा हूं तो कौन सा राज्य होगा, उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। योजना का नाम क्या है, स्टैंड अप इंडिया। ये जो स्टैंड अप इंडिया योजना है वित्त मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। शुरुआत कब हुई है, 5 अप्रैल 2016 को शुरू हुआ है, और इसका लक्ष्य क्या है, जो एससी वर्ग है, एसटी वर्ग है तथा महिलाएं हैं, वो जब अपना नया उद्यम शुरू करना चाहती हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्रीन फील्ड। अब ये ग्रीन फील्ड क्या है, जब कोई विनिर्माण, सेवा या व्यापार क्षेत्र या कृषि में पहली बार उद्यम करना चाहता है, फर्स्ट टाइम जब इन सब क्षेत्रों में कोई उतरना चाहता है, उसके लिए यहां पर स्टैंड अप इंडिया योजना के माध्यम से ऋण मिल सकता है। किसे किसे, महिला, एससी और एसटी को। कितना, 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक। इस योजना को कब तक चलाया जाएगा, 2025 तक के लिए तो अभी इसे बढ़ा दिया गया है, ये बात आपको पता रहेगी। आगे देखिए, किस राज्य का गेहूं तथा खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान है। सीधी सी बात है किसका होगा, आपको पता ही है, यूपी का ही होगा, तभी मैंने यहां पे लिखा है अभी। अब आगे देखिए, प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षावरण का कुल क्षेत्रफल है कितना है, 22,239 वर्ग किलोमीटर है। आर्थिक सर्वेक्षण में इस बात का जिक्र हुआ है, इसीलिए ये महत्वपूर्ण भी है। आपने फॉरेस्ट रिपोर्ट के कुछ आंकड़े देखे होंगे, पढ़े होंगे, मुझे उम्मीद है। अब देखिए,
वनावरण एवं वृक्षावरण दोनों की बात कहा है। कितना? 22,239 वर्ग किलोमीटर। मतलब ये जो है 22,239 वो उत्तर प्रदेश के कुल भूगोल का 9.23% हिस्सा है। होना कितना चाहिए? राष्ट्रीय वन नीति 1988 क्या कहती है कि जो मानक स्तर है वो कितना होना चाहिए? 33.33% का होना चाहिए, लेकिन है कितना? 9.23। अब आगे देखिए, प्रदेश में वर्ष 2019 की तुलना में 2021 में वृद्धि हुई है। जो 19 वाली रिपोर्ट थी फॉरेस्ट रिपोर्ट और जो 2021 की फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें 91 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। मतलब प्रयास कहीं ना कहीं सराहनीय ही दिखाई देगा। अब जो हमने बात कही थी 9.23%, वो 9.23% कुछ इस तरह से बटा हुआ है। कैसे? 6.15% में वनावरण है और 3.08% में वृक्षावरण है और दोनों को मिला के 9.23% होता है। अब आगे देखिए, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव विहार एवं पक्षी विहार जिनका जिक्र हुआ है उसको समझ लेते हैं। और इसमें एक जरूरी अपडेट है जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अभी एक बार फिर बता दूंगा। राष्ट्रीय उद्यान एक है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। 1977 में यह स्थापना वर्ष है। उसके बाद कितने क्षेत्रफल में है वो ये बताया गया है, किस क्षेत्र से, किस जिले से संबंधित है, कौन कौन से वहां मुख्य वन्य जीव हैं, उनकी जानकारी है। टाइगर रिजर्व की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो आप याद रखिएगा 4 टाइगर रिजर्व हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भी उसी में शामिल है, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान है इसलिए ऊपर इसके ये लिखा है। लेकिन टाइगर रिजर्व, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ भी बोलते हैं टाइगर रिजर्व, उसके अलावा एक और है जो अभी हाल ही में चौथा टाइगर रिजर्व बना है। उसका नाम क्या है? उस चौथे टाइगर रिजर्व का नाम देखिए, आपको इसी लिस्ट में मिल जाएगा। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं आपको बता भी चुका हूं कि कौन सा है अभी इसी करंट अफेयर रिवीजन सीरीज में। ये बाकी कुछ वन्यजीव अभयारण्य है, वन्यजीव विहार है, ये सारी लिस्ट आपके सामने है। किस वर्ष इनकी स्थापना हुई, कितना उनका क्षेत्रफल है, कितना विस्तार है, किस क्षेत्र में है और किससे संबंधित है। इसी तरह से पक्षी विहार वगैरह भी आपके सामने है। उसी प्रकार से स्थापना वर्ष है, कितने क्षेत्र में फैले हैं, कौन सा क्षेत्र है। और अब आगे देखिए, अगला सवाल है 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य में देश में सर्वाधिक पशुधन है? इसमें उत्तर नहीं लिखा है लेकिन उत्तर आपको तो पता है, यूपी है। कुक्कुट को छोड़ करके सबसे ज्यादा पशुधन उत्तर प्रदेश में है और 2019 में आई थी, याद रखिएगा, 20वीं पशुधन गणना। ठीक है, 5-5 साल में आती है। अब आगे देखिए, आलू, आम तथा अमरूद के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो आप कह सकते हैं फर्स्ट। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सशक्तिकरण योजना का संबंध है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया योजना शुरू हुई थी 2016-17 में और इसका उद्देश्य था जो पंचायतें हैं उत्तर प्रदेश की, वहां पर जो पंचायतें हैं उन पंचायतों के लिए ई गवर्नेंस के माध्यम से, वहां पर ई गवर्नेंस के माध्यम से सुशासन दिया जा सके। ई गवर्नेंस का मतलब क्या है? ई गवर्नेंस आ सके पंचायतों में, इसका मतलब यह है कि जो इंटरनेट के माध्यम से सरकारी सेवाएं हैं वो मिल सकें पंचायतों में। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में उद्यमियों के लिए प्रचलित एकल खिड़की पोर्टल है, उसका नाम क्या है? निवेश मित्र एक पोर्टल है। क्या कहा गया है इसे? एकल खिड़की पोर्टल। किस मामले में? जो उद्यमी हैं उनके लिए है। किस लिए? कोई उद्यम या व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो उसे बहुत सारी एनओसी लेने पड़ते हैं, बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, उसके लिए एक एकल खिड़की पोर्टल है, सिंगल विंडो पोर्टल, निवेश मित्र इसका नाम है। अब आगे देखिए, प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के पारंपरिक कारीगरों के स्किल डेवलपमेंट के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? योजना का नाम है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। किससे जुड़ी हुई है? प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के पारंपरिक कारीगरों के लिए है, इनके स्किल डेवलपमेंट के लिए। योजना का नाम है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। और पारंपरिक कारीगर में कौन कौन आ जाएगा? जैसे दस्तकार, बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनने वाले, नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई, इसके अलावा जो भी आपके सामने दिख रहे हैं ये सारे के सारे। अब इसके बाद मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना एक है, उसके बारे में समझ लीजिए। मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना आखिर क्या है? यह है दिसंबर 2017 में शुरू हुई एक योजना जो हस्तशिल्प में लगे हुए लोग हैं
उनकी भविष्य की सुरक्षा के लिए, उनके आगे की उम्र की सुरक्षा के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है कि उन्हें पेंशन मिल सके, जैसा कि आप नाम से ही देख सकते हैं। तो ये पेंशन किन्हें मिलेगा? ये पेंशन मिलेगा ऐसे लोगों को जो 60 वर्ष से ऊपर के हैं, लेकिन कुछ मामले में विशेष छूट है, जैसे महिलाओं को है, विकलांगों को है, वहां पर आपको विशेष छूट दिखेगी कुछ मामलों में। तो आपको पता होना चाहिए कि यह पेंशन योजना किससे संबंधित है, कब से शुरू हुई है। अब आगे देखते हैं। गंगा एक्सप्रेस वे के द्वारा जोड़ा जाएगा मेरठ को प्रयागराज से, सीधा सीधा है। सड़क निर्माण के कार्यों के बेहतर नियोजन, कार्यान्वयन व अनुश्रवण के लिए किस पोर्टल का विकास किया गया है? पता रहेगा आपको, विश्वकर्मा पोर्टल। आगे देखिए, वाहन लाइसेंसिंग प्रणाली को मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त करने हेतु ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का निर्माण कराया गया है। कहां पे? शुरुआत में कानपुर नगर और बरेली में, उसके बाद आगे और भी हैं, जैसे कि आजमगढ़ है, प्रतापगढ़ है। अब आगे देखिए, संबंधित दर्शनीय स्थल हैं कुछ, और वो कहां से संबंधित हैं? हेरिटेज आर्क से। अब ये हेरिटेज आर्क जैसे कि 3 आपको दिखेंगे, एक आगरा हेरिटेज आर्क दिखेगा, एक लखनऊ और एक वाराणसी। इन तीनों ही हेरिटेज आर्क के अंदर कौन कौन से दर्शनीय स्थल आते हैं? हमारे इकोनॉमिक सर्वे में जो मुख्य जानकारी है उनमें से एक ये भी है, जिसको आप देख सकते हैं कि आगरा में आगरा, फतेहपुर सीकरी, चंबल सेंचुरी, बरसाना, बटेश्वर, इटावा लायन सफारी, गोकुल, नंदगांव, मथुरा, वृंदावन, ये प्रमुख दर्शनीय संबंधित स्थल कहां से हैं? हेरिटेज आर्क कौन सा है? ये आगरा का है। उसी तरह से लखनऊ के कौन से हैं? लखनऊ, अयोध्या, बिठूर, देवा शरीफ, दुधवा, कतरनिया घाट वन्य पशुपेक्षक, नैमिषारण्य, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, ये मुख्य रूप से ये सारे आपको लखनऊ, वाराणसी के वाराणसी, सारनाथ, विंध्याचल, सोनभद्र, चुनार, कुशीनगर, कपिलवस्तु, श्रावस्ती, इस तरह से पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से किस हेरिटेज आर्क से संबंधित ये कौन सा है, कौन सा नहीं है, ऐसा करके। अब आगे देखिए, कुछ प्रमुख स्थान हैं, उनसे संबंधित मेले हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। इसका जिक्र भी था तो हमने सोचा थोड़ा सा इसका जिक्र हम भी कर लेते हैं। जैसे प्रयागराज में आपको तो पता है कुंभ का मेला कितने साल में लगता है, आपको ये भी पता है। इसके अलावा वार्षिक माघ मेला, आगरा में कुछ जैसे कैलाश मेला, राम बारात, गंगौर पशु मेला, बटेश्वर ताज महोत्सव। उसी तरह से वाराणसी में देव दीपावली, नकटया गंगा महोत्सव, अयोध्या में श्रवण झूला मेला, रामनवमी। उसी तरह से कुछ और भी हैं, ये सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं, आपके सामने है, देख सकते हैं कि कौन से कहां पे हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आयुष्मान योजना के दायरे में नहीं आने वाले, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए राज्य सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। अब देखिए, इसको समझिए। एक योजना की बात कही गई है, आयुष्मान योजना। अगर आपको पता है आयुष्मान योजना क्या है, आपने पढ़ा होगा, तो इसमें आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि कब शुरू हुई थी। इसके साथ ही आप मुझे यह भी बता सकते हैं कहां से शुरू हुई थी, तो और अच्छा होगा। जिनको नहीं पता है फिलहाल के लिए आप यहां फोकस करें, कमेंट बॉक्स में भी देख लें जिन्होंने बताया होगा। साथ में यहां पे आते हैं कि दायरे में नहीं आने वाले, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए राज्य सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो मुख्यमंत्री जन आरोग्य, यानी कि उस आयुष्मान योजना, ये बीमा योजना है एक तरह की, इसमें खास अमाउंट का बीमा रहता है इलाज के मामले में। अब यहां पे क्या होगा, राज्य में जो लोग उसमें शामिल नहीं हो पाए हैं उसके लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य, और ये शुरुआत कब हुई थी? मार्च 2019 में। इसके बाद अब एक और योजना है, उसे भी जान लीजिए, निर्माण कामगार गंभीर बीमारी सहायता योजना। इस योजना का संबंध किससे है? इस योजना का संबंध ऐसे लोगों से है जो ना तो आयुष्मान योजना के दायरे में आते हैं, ना ही मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के दायरे में आते हैं। वो किसके दायरे में आएंगे? निर्माण कामगार गंभीर बीमारी सहायता योजना। अब आगे देखिए, येलो लाइन कैंपेन संबंधित है, किससे संबंधित है? तंबाकू मुक्ति से संबंधित है। जो सरकारी ऑफिस हैं, शिक्षा वाले क्षेत्र हैं, जैसे स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, उसके कैंपस से 100 मीटर तक की दूरी में किसी भी प्रकार की तंबाकू के पदार्थ की बिक्री ना हो, उसके लिए येलो लाइन कैंपेन चलाया जा रहा है, चल रहा था काफी समय से। अब आगे देखिए, किस योजना के तहत राज्य में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क दिया जाएगा? कौन सी योजना है? किशोरी सुरक्षा योजना के तहत जो कक्षा 6 से 12वीं की सरकारी स्कूल की छात्राएं हैं उनके लिए यह सुविधा है। आगे देखिए, कन्या विवाह सहायता योजना संबंधित है, किससे है? पंजीकृत श्रमिकों की विवाह योग्य पुत्रियों से संबंधित है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस नीति के तहत विभिन्न सुविधाओं और प्रोत्साहनों के माध्यम से राज्य में जैव ऊर्जा
उद्यमों की स्थापना कराई जाएगी। क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 के माध्यम से जैव ऊर्जा उद्यमों की स्थापना कराई जाएगी। जैव ऊर्जा का मतलब क्या है? इसका मतलब है जो पेड़ पौधे होते हैं उनके माध्यम से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम जैव ऊर्जा कहते हैं। आगे देखिए, किस पहल के तहत ब्रॉडबैंड द्वारा समस्त गांवों को कनेक्ट करने की योजना है? भारत नेट पहल के द्वारा ब्रॉडबैंड की मदद से जो भारत के समस्त गांव हैं उन्हें कनेक्ट किया जाएगा। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत सभी तक डिजिटल सेवाएं पहुंचाना है। आगे देखिए, विद्युत तंत्र में सार्वजनिक स्थानों पर जर्जर तारों को बदलने हेतु कौन सी योजना लागू की गई है? तो नवीन जिला विद्युत विकास निधि योजना। अब आगे देखिए, सतत विकास लक्ष्य 2030 के 17 लक्ष्यों में से कौन सा लक्ष्य उत्तर प्रदेश में लागू नहीं है? तो लक्ष्य नंबर जो 14 है वह उत्तर प्रदेश में लागू नहीं है। सबसे पहले जानिए सतत विकास लक्ष्य क्या है। जो सतत विकास लक्ष्य है ये क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसको हम बोलते हैं SDG। अब ये 2030 तक के लिए लक्ष्य है। SDG 2030 तक के लिए लक्ष्य है। कितने लक्ष्य हैं? 17 लक्ष्य हैं। शुरुआत कब से हुई इन लक्ष्यों की प्राप्ति की? तो जनवरी 2016 से इस लक्ष्य के पीछे पूरी दुनिया पड़ चुकी है। 2030 तक इन्हें प्राप्त करने के प्रयास है। अब ये 17 जो लक्ष्य हैं इसमें कुछ उप लक्ष्य भी हैं, लेकिन ये 14 वाला भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में लागू क्यों नहीं है? कुछ और राज्य है जहां लागू नहीं, पर उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं लागू है ये देख लीजिए। 14 नंबर का जो लक्ष्य है वो महासागरों के संसाधनों के संरक्षण एवं उपयोग की बात करता है। अब जो उत्तर प्रदेश है उसके कहीं किनारे पे महासागर तो है नहीं, तो ये लागू नहीं हो सकता है। जो 17 सतत विकास लक्ष्य हैं, देखिए पहले नंबर पे गरीबी की बात हुई है, गरीबी हटाने की, जीरो हंगर की, गुड हेल्थ की, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी। उसी तरह से आप जाएंगे तो ये देखिए 14 नंबर लाइफ बिलो वाटर, ठीक है, जो बात मैंने आपसे कही महासागर के संसाधनों से जुड़ी बात है, उसके संरक्षण उपयोग की बात है। ये सारे के सारे आपके सामने हैं, लिखित में भी सारे 17 सतत विकास लक्ष्य हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसी के साथ ही जो हमारा आर्थिक सर्वेक्षण उत्तर प्रदेश राज्य का 2022-23 का था उसको हमने मोटे तौर पर देख लिया है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बहुत सारी जानकारियां रहती हैं, लेकिन बहुत ही सीमित समय में कम जानकारियों के साथ जो उपयोगी हैं उन्हें लेकर हम आपके सामने आए हैं और उम्मीद है कि आपके लिए लाभदायी होगा। इसी के साथ ही यह जो सीरीज रही बहुत ही अच्छी रही और आप लोग जुड़े रहे, शुरू से लेकर अभी तक जुड़े रहे, आपने इसका रिवीजन भी किया और उम्मीद है कि अभी भी इसको रिवीजन में आप देख रहे होंगे, स्पीड बढ़ा के देख रहे होंगे, गति बढ़ा के देख रहे होंगे। और एक और बात कि मैं गुटखा तंबाकू नहीं खाता हूं, सोचा एक बार फिर से बता देता हूं आपको। तो जल्द ही मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।